नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, विद्या भवन, महिला कॉलेज, सिवान से। छात्रों, आज हम चोलों के राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर एक सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चोल कौन थे और चोलों के विभिन्न राजनीतिक इतिहासों के विभिन्न राजनीतिक चरणों का उल्लेख करें। तो आइए हम देखते हैं चोलों के इतिहास के बारे में जानते हैं। चोलों का दक्षिण भारतीय राज्यों के इतिहास में सबसे प्राचीन इनका इतिहास था। यद्यपि राजनीतिक दृष्टिकोण से 10वीं शताब्दी में से इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई, लेकिन ये अति प्राचीन काल से ही चोलों का अस्तित्व था। इसके अस्तित्व का पता हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका एवं अशोक के अभिलेखों से पता चलता है। इसके बाद पुनः 8वीं शताब्दी में से लेके 13वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल रहा। लगभग 4 शताब्दी तक इनका जो दक्षिण भारतीय राज्य में काफ़ी इनकी धमक रही और इनका शासन काफ़ी अच्छा रहा, जो कि हर क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा विकास इनका हुआ। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि चोल के कौन कौन शासक हुए और उनकी क्या क्या उपलब्धि हुई। तो चोलों के शासनकाल में पहला जो शासक थे वो विजयालय थे, जिन्होंने 850 ईस्वी से 871 ईस्वी तक यानी 21 वर्षों तक उनका शासन रहा और ये राजनीतिक सत्ता के संस्थापक थे। इन्होंने पल्लवों की राजनीतिक दुर्बलता का लाभ उठाकर और ये एक छोटे से सामंत से शासक बन बैठे थे और उन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम है परकेसरी। इस प्रकार हम देखते हैं कि विजयालय ने चोलों की जो ये शासन है, सत्ता के जो ये है वास्तविक संस्थापक थे विजयालय, और ये इन्होंने किस प्रकार से पल्लवों की दुर्बलता का लाभ उठा के और चोलों की राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया। अब दूसरा शासक जो थे वो महत्वपूर्ण, वो थे आदित्य प्रथम। विजयालय के उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम थे। इन्होंने 871 ईस्वी से 907 ईस्वी तक यानी 38 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। आदित्य प्रथम ने उन्होंने पल्लव और पांडे का जो उस समय संघर्ष चल रहा था उसमें पल्लवों का साथ दिया। इससे पल्लव जो हैं वो खुश हुए और चोलों को उन्होंने तंजौर सौंप दिया, यानी तंजौर पर चोलों का आधिपत्य इन्होंने स्वीकार कर लिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो पल्लव हैं वो अपने राज्य के एक हिस्से को उन्होंने चोलों को सहर्ष दे दिया और स्वेच्छा से उनको प्रदान किया। इस प्रकार से चोलों की शक्ति का विस्तार हुआ। लेकिन चोल जो शासक थे आदित्य प्रथम, वो इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए तो स्वाभाविक ही था कि दोनों में संघर्ष होता और ऐसा ही हुआ। आदित्य ने पल्लव के साथ संघर्ष किया और उनके राजा जो थे उनको पराजित कर उनकी हत्या कर दी उन्होंने और संपूर्ण तोंड मंडलम पर अधिकार कायम कर लिया। और इतना ही नहीं, उसने पश्चिमी गंग राजाओं और पांडे राजा को भी हराया। यहाँ तक कि इस प्रकार हम देखते हैं कि आदित्य प्रथम जो थे उनके समय में दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण एक शक्ति चोल बन बैठते हैं और वह तंजौर जो है दक्षिण भारतीय राजनीति का एक केंद्र बिंदु बन जाता है। अब आइए देखते हैं अगला जो तीसरा शासक थे वो कौन थे। तो तीसरा शासक थे चोलों के प्रातंक प्रथम थे। आदित्य के पुत्र प्रातंक जो 907 से लेके 953 ईस्वी तक शासन उन्होंने किया, अर्थात 46 वर्षों तक इनका शासन रहा। और युद्ध और सैनिक शक्ति के आधार पर इन्होंने जो उनको अपने पिता से विरासत मिली थी
उस विरासत को उन्होंने तो बरकरार रखा ही, इसके अलावा ही उसमें और उन्होंने विस्तार भी किया। उन्होंने पांड्य और सिंहल पर 915 ईस्वी में हमला कर कब्जा कर लिया और वेल्लोर को जीत लिया और उन्होंने मदुरै कोंड नामक उपाधि धारण की। इसके अलावा 949 ईस्वी में भी उन्होंने तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूटों एवं गंगों की सम्मिलित सेना से खुद वो चोल शासक जो है हार जाते हैं और उनकी शक्ति को काफ़ी आघात लगता है। श्रीलंका के जो शासक थे वो चोलों के विरुद्ध में वो पांड्यों की सहायता कर रहे थे। इसके वजह से चोल जो शासक थे वो क्रुद्ध हुए और दोनों में एक संघर्ष और टकराव की स्थिति पैदा हो गई और इस प्रकार इसका खामियाजा चोल शासक को भुगतना पड़ा और लगभग 3 दशकों तक चोलों की शक्ति का ह्रास हुआ। अब आइए देखते हैं कि अगला शासक कौन थे। तो अगला शासक जो चौथा शासक थे वह राजराज प्रथम थे और जैसा हम देखते हैं कि इसके पहले जो शासक थे, जो शासक प्रातंग प्रथम थे, उनके अंतिम जो शासन का काल था वह 30 वर्षों में चोलों की शक्ति का ह्रास हुआ था। लेकिन राजराज प्रथम जब अपनी सत्ता पर वो आए तो पुनः चोलों की शक्ति का उत्थान हुआ और राजराज प्रथम ने 985 ईस्वी से 1034 ईस्वी तक अर्थात 39 वर्षों तक अभूतपूर्व चोल की शक्ति में उन्नति इन्होंने की और यही कारण है कि उसके राज्यारोहण को चोल इतिहास की महत्ता का युग माना जाता है। राजराज प्रथम ने गंगवंशी शासक और केरल के राजा पांड्य, मदुरा इत्यादि को भी हराया और पुनः उसने एक सुसंगठित जलबेड़े के मदद से उन्होंने पूर्व मालाबार और सिंहल द्वीप को जीतते हुए उन्होंने उस पर कब्जा जमा लिया और वहाँ के शासक को पराजित किया और इसके वजह से उनके इस आतंक से बेगी और श्री विजय साम्राज्य के राजा जो थे उन्होंने उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजराज प्रथम ने चोलों की शक्ति में और भी विस्तार किया और उनका साम्राज्य और भी विस्तार हुआ। न केवल ये प्रशासनिक दृष्टि मतलब इनके शासन में जो है न केवल साम्राज्य का विस्तार हुआ बल्कि ये एक प्रशासक भी, एक अच्छे प्रशासक भी थे। राजराज प्रथम के समय जो थे वो कुशल प्रशासक थे, कला एवं विद्या का भी संरक्षक थे तथा उदार और सहिष्णु राजा भी राजराज प्रथम थे। राजराज प्रथम ने अनेक प्रशासनिक सुधार की। उन्होंने जमीन को नाप करवाया था और जमीन के नाप के बाद वह उपज के आधार पर उन्होंने भूमि कर को लगाया था। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन में भी स्वायत्तता प्राप्त संस्थाओं को इन्होंने महत्व दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने सेना को भी पुनर्गठन किया और इसके आधार पर उन्होंने साम्राज्यवादी नीति का पालन किया। वह कला का भी पारखी था। उसके द्वारा निर्मित जो तंजौर का मंदिर है वह चोल युगीन स्थापत्य कला का एक विशिष्ट नमूना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजराज प्रथम के समय में साम्राज्य विस्तार के साथ अन्य जो क्षेत्र थे प्रशासन के क्षेत्र में अथवा कला के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। आइए अब हम देखते हैं चोलों के अगले शासक के बारे में जानते हैं। तो अगला शासक जो थे वह राजेंद्र चोल अथवा राजेंद्र प्रथम थे। राजेंद्र प्रथम चोलों का दूसरा प्रतापी राजा थे। राजेंद्र प्रथम जिनका शासनकाल जो था वह 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक था। उसने अपने पिता की विरासत को प्राप्त किया और साम्राज्य की विशालता को उन्होंने बनाए रखा और उन्होंने एक सुदृढ़ थल सेना और जल सेना के आधार पर साम्राज्य का विस्तार किया। उसके समय में चोल शक्ति का चरम विकास हुआ था। उसने अनेक युद्धों में कई शक्तियों को पराजित किया। चालुक्य, पांड्य, चेर इत्यादि राजाओं को उन्होंने पराजित किया
और पांड्य चेर शासक कलिंग और उड़ीसा बंगाल के रास्ते में जितने भी शासक पड़ते थे या जितने भी राजा थे उनको सभी को उन्होंने हराया। इन विजयों के पश्चात उन्होंने जो है एक उपाधि धारण की, जिस उपाधि को गंगैकोंड चोल के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने चिदम्बरम के पास एक नई राजधानी अपनी स्थापित की, जिसका नाम भी उन्होंने गंगैकोंडचोलपुरम नाम रखा। और इतना ही नहीं, बंगाल से उन्होंने जिस गंगा जल को लाया उससे सारे शहर को उन्होंने पवित्र कराया। और उन्होंने एक विशाल तालाब का भी निर्माण करवाया, एक सुंदर विशाल तालाब का भी उन्होंने निर्माण करवाया। राजेंद्र चोल एक विशाल जलभेरे की सहायता से आक्रमण कर कई जगहों को जीते, जिसमें जावा, सुमात्रा, मलय, प्रायद्वीप इत्यादि प्रमुख थे। इसके वजह से आतंकित होकर कई शासक जो है उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे। इस प्रकार राजेंद्र चोल जो थे उनके समय चोल साम्राज्य की शक्ति और वैभव की जो है उसकी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इस प्रकार हम पाते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजेंद्र प्रथम जो थे या राजेंद्र चोल थे, उनके समय शासन का भी विकास हुआ और उनका साम्राज्य जो है काफ़ी दूर दूर तक फैल गया। अब आइए देखते हैं उसके अगले जो शासक थे वो कौन थे। तो अगला शासक जो थे वह छठा शासक राजाधिराज थे, जिनका शासन 1044 से 1052 ईस्वी तक था। उनका जो संघर्ष मुख्यतः हुआ वह पांड्यों, केरलों, लंका के राजा और चालुक्यों के साथ उनका संघर्ष हुआ। लेकिन चोल और चालुक्यों के बीच जो संघर्ष होता है उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से चोल शक्ति का इस समय राजाधिराज के समय में ह्रास होता है। इसके बाद पुनः राजेंद्र द्वितीय आए, जिनका शासन 1052 से 1064 ईस्वी था। इनके समय भी चोल के साम्राज्य में कोई खास उपलब्धि नहीं होती है, सत्ता का जहाँ तक ह्रास ही होता है। पुनः वीर राजेंद्र आए, 1064 से 1069 तक ईस्वी तक इनका शासन था। इनके समय में भी कोई खास उपलब्धि नहीं होती है और चोल शासक के सत्ता का या शक्ति का ह्रास होता है। पुनः उसके बाद अधिराजेंद्र जिनको जन विद्रोह के दौरान उनकी हत्या कर दी गई और चोल की मुख्य शाखा का शासन भी समाप्त हो गया अधिराजेंद्र के समय में। उसके बाद जो अगला शासक हुए 10वां, वो कुलोत्तुंग थे। कुलोत्तुंग चालुक्य वंशीय और अधिराजेंद्र का बहनोई था। इस प्रकार इस समय में चोल और चालुक्य दोनों की सम्मिलित शासन का आरंभ होता है। कुलोत्तुंग ने 1070 ईस्वी से 1120 यानी लंबे समय तक 50 वर्षों तक इन्होंने शासन किया और जो चोल शक्ति की खोई हुई शक्ति जो उनकी शक्ति ह्रास हुई थी उस शक्ति को पुनः उन्होंने प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया और उन्होंने लंका, कन्नौज, कंबोज और चीन के शासकों से उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध कायम कर लिया। उसने पांड्य, केरल राजाओं को भी पराजित किया। कुलोत्तुंग के समय वेगी के चालुक्य राज्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार से एक बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए, कुलोत्तुंग के लिए। कुलोत्तुंग ने चीन के साथ व्यापारिक संपर्क भी कायम किए। उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने 1077 ईस्वी में 92 व्यक्तियों का एक दूत मंडल चीन भेजा था। इससे चीन के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुलोत्तुंग का जो शासन काल रहा 50 वर्षों का काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कई देशों के साथ, लंका और चीन के साथ उन्होंने अपने संबंध को बढ़ाया और अपने वाणिज्य और व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्होंने 92 व्यक्तियों का एक दल चीन भी भेजा और वहाँ से सांस्कृतिक और व्यापारिक जो है संबंध जो है इनके समय में काफ़ी विस्तारित होते हैं, बढ़ते हैं चीन के साथ। अब अगला शासक जो थे इसके चोल के, वो विक्रम चोल थे, जिनका 1122 ईस्वी से 1135 ईस्वी तक शासन था।
उनकी रुचि जो थी सैनिक कार्यों में उतनी नहीं थी और धार्मिक कार्यों में जो विक्रम चोल की थी रुचि वो ज़्यादा थी। इनका शासन 1122 से 1135 ईस्वी का था। मात्र 13 वर्ष का इनका शासनकाल रहा और इन्होंने कई मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया या जीर्णोद्धार करवाया एवं अनावश्यक निरर्थक सैनिक अभियान में भी इनका धन काफ़ी कुछ खर्च हुआ। इसके बाद पुनः इनके समय में अकाल बाढ़ इत्यादि भी आए, जिसके वजह से काफ़ी कुछ जान माल की हानि हुई और इनकी बदनामी हुई और इनके ऊपर धार्मिक असहिष्णुता का भी आरोप लगा। इन्होंने एक बड़ा खराब काम किया। इन्होंने गोविंद राज की वैष्णव मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। इस प्रकार उनकी नीतियों के कारण साम्राज्य का पतन की गति जो है वह तेजी से अग्रसर हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि विक्रम चोल का शासन जो है वह 13 वर्षों का अनुपलब्धि भरा रहा और इनके काल में चोल की शक्ति का ह्रास तेजी से होने लगा। इसके पश्चात कुलोत्तुंग द्वितीय आए, जिनका शासनकाल 1135 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक था। उसने अपने पिता की अविवेकपूर्ण नीतियों का ही अनुसरण किया। कुलोत्तुंग द्वितीय भी है, अपने पिता जो विक्रम चोल थे उनकी ही अविवेकपूर्ण नीति पर ये भी चलते हैं और इसके वजह से क्या होता है कि उनके अधीन जो सामंत होते हैं वह धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगते हैं और इनका काल भी जो है चोलों की शासन में अनुपलब्धि वाला रहता है और चोल की शक्ति का ह्रास होता है। पुनः इसके बाद राजराज द्वितीय जो कि 1150 ईस्वी से 1173 ईस्वी तक यानी 25 वर्षों तक शासन करते हैं। पांड्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ये करते हैं, जिसके फलस्वरूप पांड्य ने केरल और श्रीलंका की सहायता से चोलों से लंबा संघर्ष आरंभ किया, जिसमें चोल की शक्ति और भी कमज़ोर हो जाती है। इस स्थिति का लाभ उठाकर चोलों के अधीनस्थ राज्य और सामंत स्वतंत्र होने लगते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं पुनः कि राजराज द्वितीय के समय भी चोलों की शक्ति का ह्रास होता है। इसके बाद राजाधिराज द्वितीय आते हैं। 1173 से लेके 1182 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। इनका भी शासनकाल कोई खास उपलब्धि भरा नहीं रहा और चोलों की शक्ति का ह्रास हुआ। उसके बाद कुलोत्तुंग द्वितीय 1182 ईस्वी से 1217 ईस्वी तक राज्य करते हैं। इनका भी शासन अनुपलब्धि भरा रहा। उसके बाद पुनः राजेंद्र तृतीय जो 1216 से 1250 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनका भी शासन जो है राजेंद्र तृतीय का कोई खास उपलब्धि भरा नहीं रहता है। और उसके बाद पुनः 1256 ईस्वी में राजेंद्र तृतीय जो हैं 1250 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक शासन करते हैं और इनके समय में सुंदर पांडे ने अंतिम चोल राजा राजेंद्र तृतीय को परास्त कर चोलों की स्वतंत्र सत्ता को समाप्त कर दी। उसके साम्राज्य को काकतियों, पांड्यों और होयसलों ने आपस में बांट लिया। फिर से जान लेते हैं हम लोग किन लोगों के बीच में इनके साम्राज्य को चोलों के साम्राज्य को बांट लिया गया। काकतियों, पांड्यों और होयसलों के बीच में आपस में ये इनकी चोल के साम्राज्य को बांट लिया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चोलों की जो शक्ति थी दक्षिण भारतीय में जो 4 शताब्दियों से चला आ रहा था, उनका शासन जो है वह राजेंद्र तृतीय के समय में पश्चात हो जाता है और चोल का शासन जो दक्षिण भारत में चल रहा था वह सदा के लिए समाप्त हो जाता है।